गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज़। मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। हमेशा एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, उसके एडवांटेजेस और उसकी ड्रॉबैक क्या क्या है। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। पहले बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन रिप्रेजेंट अ गवर्नेंस मॉडल वेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द हाईएस्ट लीडरशिप लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो मेन अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर के पास होती है, यानी कि कंपनी का कोई भी सीईओ हो या कंपनी का चेयरमैन हो, जो मेन पावर होती है कुछ भी डिसीजन लेने की, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या मार्केटिंग से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, जो भी डिसीजन लेंगे वो टॉप अथॉरिटी वाले लेंगे। मिडल लेवल और लोअर लेवल के पास अथॉरिटी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कॉलेज के अंदर जो भी डिसीज़न लेंगे, अगर कॉलेज के टाइम चेंज करना हो या कॉलेज का कोई भी रूल चेंज करना हो या कॉलेज की फ़ीस चेंज करनी हो, उसमें कोई भी बदलाव लाना हो, तो वो पावर, वो अथॉरिटी किसके पास है? चेयरमैन सर के पास। बाकी जो कॉलेज का मैनेजमेंट है या कोई भी लोअर मैनेजमेंट है, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो भी पावर होती है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। फॉर एग्जांपल सीईओ या कोई एग्जीक्यूटिव कंपनी का या फिर कोई कॉलेज का चेयरमैन, जो अथॉरिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। ये होता है सेंट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, यूनिट्स और जियोग्राफिक लोकेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का उल्टा। यहाँ पर जो पावर है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड्स में बटी हुई होती है। प्रोडक्शन वालों के पास अलग पावर है प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेने की। मार्केटिंग वालों के पास अलग पावर है, उनके पास अथॉरिटी है मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेने की। और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अलग पावर है और एचआर डिपार्टमेंट के पास अलग पावर है। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक ऑटोनॉमी आ जाती है। लोकल ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट गेन अथॉरिटी टू मेक की ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक एंड डिसीजन इंडिपेंडेंटली। अब क्या होता है, किसी भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर सबको अथॉरिटी दे दी गई, उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो डिसीज़न जल्दी लिया जाएगा और डिले नहीं होगा। बट सेंट्रलाइजेशन के अंदर पहले हमें वेट करना पड़ेगा हमारे सुपीरियर्स का, जो टॉप मैनेजमेंट है, क्योंकि अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं के पास है कुछ भी डिसीज़न लेने की, कुछ भी चेंजेस करने की। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसीज़न लेने की अथॉरिटी जो है वो हमारे पास भी है। हम अपने लेवल पर, अपने ग्राउंड पर कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं बिना सुपीरियर की अथॉरिटी के। तो उससे क्या होगा? जो डिसीज़न मेकिंग होगी वो क्विक होगी। टीम जो है, हमारी अंडर जो टीम आती है, उनको रिलेटेड हम डिसीज़न ले सकते हैं, वो क्विक ले सकते हैं। कोलैबोरेशन हमारा अच्छा होगा टीम के साथ, क्योंकि टीम जब हम पे रिलायबल होगी तो टीम को अगर कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो उसको हम ईज़िली रिजॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन के अंदर हमें वेट करना पड़ेगा हायर अथॉरिटी का कि वो उस डिसीज़न को, उस अथॉरिटी को पास करें, फिर हम आगे जाकर जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए काम करें। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी हमारे पास है तो हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं। उससे क्या होगा? जो हमारे वर्कर्स के और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोलैब होगा वो इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। पहला एडवांटेज है क्लियर कमांड स्ट्रक्चर। अब जहाँ पर भी अथॉरिटी किसी एक इंसान के पास होगी वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है हमें किसके ऑर्डर फॉलो करने हैं, हमें सुपीरियर के ऑर्डर फॉलो करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलेज के अंदर कोई भी अगर डिसीज़न लेना हो या कोई भी चेंज करने हो तो वो सिर्फ चेयरमैन सर कर सकते हैं।
तो बाकी सबको अगर कहीं छुट्टी लेनी हो, कहीं जाना हो, या किसी फैकल्टी को कुछ अपना सब्जेक्ट चेंज कराना हो या कोई भी चीज़ करनी हो, उसकी परमिशन सिर्फ चेयरमैन सर के पास है। तो उससे क्या होता है, जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट नहीं हो पाती है। भाई फॉर एग्जांपल अगर सारे मैनेजमेंट को भी या मिडल मैनेजमेंट को भी अथॉरिटी दे दी गई कॉलेज का टाइम चेंज करने की या फीस चेंज करने की, तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसको यही नहीं पता है कि जो मेरा लोअर मैनेजमेंट था उसने फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया या कॉलेज की टाइमिंग चेंज कर दी। तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास है। तो वहाँ पे जो भी डिसीज़न या जो भी चेंजेस करने हैं वो टॉप मैनेजमेंट ही करता है। तो वहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। जो कन्फ्यूज़न है वहाँ से वो हट जाता है। दूसरा है इसमें कंसिस्टेंट विजन। जब कोई भी डिसीज़न मेकिंग पावर सिर्फ एक ही मैनेजमेंट के या टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, वहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई, अगर मैं एज अ डिसेंट्रलाइजेशन की कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के पास एक अलग अलग अथॉरिटी है। भाई प्रोडक्शन वाले अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट जो है वो, मार्केटिंग वाले जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सेकंड है इसमें कंसिस्टेंट विज़न। सेंट्रलाइजेशन के अंदर कंसिस्टेंसी हो जाती है। कैसे हो जाती है, जब पावर और या अथॉरिटी किसी भी एक व्यक्ति के पास रहती है, टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो रूल हैं वो सेम रहेंगे। जो चेंजेस होंगे या जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे डिपार्टमेंट के लिए लिए जाएंगे, ना कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉलेज के अंदर हम बात करें, अगर बीबीए की टाइमिंग 9:30 से 2:30 बजे तक की है, तो बीसीए के लिए भी सेम टाइमिंग है, बीकॉम के लिए भी सेम टाइमिंग है, एमबीए के लिए भी सेम टाइमिंग है। ऐसा नहीं है कि किसी जो है बीकॉम की जो टाइमिंग है वो कॉलेज की 9 बजे है और बीबीए वालों की 9:30 है, या बीसीए वालों की 10 बजे है। ठीक, अगर हम इसको डिपार्टमेंट वाइज बांट दें, क्लासेस वाइज इसको अथॉरिटी को डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, जो बीसीए वाले हैं और डिपार्टमेंट वाले हैं वो फैकल्टी सोचेंगे कि नहीं, हम तो 10 बजे आया करेंगे कॉलेज, और बीबीए वाले सोचेंगे हम 9:30 बजे आएंगे। तो उससे क्या होगा, जो एक कंसिस्टेंसी है अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स वो सेम नहीं रह पाएगी। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो कंसिस्टेंसी है अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट वो इक्वल रहती है। उससे डिसीज़न लेने में भी आसानी होती है और इम्प्लीमेंटेशन करने में भी आसानी होती है। थर्ड है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कॉस्ट एफिशिएंसी। जब डिसीज़न मेकिंग पावर किसी टॉप मैनेजमेंट के पास या एक ही इंसान के पास रहती है, तो वहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट में अथॉरिटीज़ बांट दें, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, और जाहिर सी बात है अपने अकॉर्डिंग जब हर डिपार्टमेंट वाले काम करेंगे, तो उसमें चेंजेस भी अपने अकॉर्डिंग करते रहेंगे। तो ज़्यादा चेंजेस करेंगे, टाइम टू टाइम चीज़ें बदलेंगी, और आपस में कन्फ्लिक्ट भी होगा, तो उससे जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, वर्कर्स ज़्यादा लगेंगे। बट जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन आ जाती है, वहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो मेन डिसीज़न लेने की पावर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास है, ना कि उनके सबऑर्डिनेट्स के पास। फोर्थ है स्विफ्ट एग्जीक्यूशन। देखिए, स्विफ्ट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल बिजनेस कोई भी एक व्यक्ति चलाता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन वहाँ पर अथॉरिटी होती है, तो वहाँ पर जो डिसीज़न मेकिंग है, स्ट्रैटेजिक डिसीज़न मेकिंग है, वो ईजी हो जाती है। भाई वो तुरंत क्लाइमेट या फिर ऑर्गेनाइजेशन चेंज या मार्केट के अंदर कोई चेंज आता है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बदलती है, तो वो तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं, तुरंत उसमें डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें ये चेंजेस करने हैं कंपनी में, और उसको तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पहले, अगर जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं उनके पास, तो वो चेंजेस करने में हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उसमें चेंज करेगा। बट सेंट्रलाइजेशन के अंदर जब पावर एक ही इंसान के पास है, एक ही व्यक्ति के पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास है, वहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूशन ईजी हो जाएगा। वहाँ पे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो तुरंत ले पाएंगे और तुरंत उस पर काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब पहला एडवांटेजेस है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। देखिए, जहाँ कहीं भी डिसीज़न लेने की या उसको चेंज करने की पावर एम्प्लॉयज़ के पास भी या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास होती है,
वहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट होती है। वो कैसे होती है भाई, मैं किसी कंपनी में अगर काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ का मैनेजर हूँ, और अगर अथॉरिटी मेरे पास है कि मैं कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ, कोई भी रूल बदल सकता हूँ, तो मैं वहाँ फ़ील करूँगा कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। या कोई भी वर्कर है, उसको ये अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप जो काम करो लेकिन अपने तरीके से करो, जैसे आपको करना है। तो वो वर्कर क्या करेगा, वो अपना बेस्ट देगा, ना कि रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा कोई भी वर्कर, ना कोई मैनेजर। जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास। फॉर एग्जांपल आप हमारे कॉलेज का एग्जांपल ले लो। कॉलेज में क्या रूल होता है, जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया वही टीचर्स को या फैकल्टी को करना होता है। भाई जो सब्जेक्ट अलॉट कर दिए या जिस तरीके से उन्होंने प्रोवाइड कर दी चीज़ें, सिर्फ आपको उसी पे काम करना होता है। उससे हट के अगर आप हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें तो हम नहीं कर पाते हैं। एक तो वो पूरे हमें संसाधन या कोई भी चीज़ नहीं दे पाते हैं कॉलेज वाले। भाई नोट्स, बुक्स, कोई भी चीज़ है वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती चीज़ों की। और फिर अगर हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके स्टूडेंट को कुछ सिखाते हैं, कुछ नया समझाते हैं, तो उसमें भी टॉप मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, ये आप नहीं कर सकते हो, ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, वहाँ पर जो एक एम्पावरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, एक मोटिवेशन है, वो ख़त्म हो जाता है काम करने का। जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती, इसलिए लोग कॉलेजेस से जल्दी-जल्दी काम छोड़ के चले जाते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में भी बटी हुई होती है। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहते हैं, वो समझते हैं कि हम भी एक इस कंपनी का पार्ट हैं। ठीक है। दूसरा है ऑपरेशनल स्पीड। भाई जब पावर वर्कर्स या सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स सबके पास इक्वली डिवाइडेड होगी, तो उससे क्या होगा, जो डिसीजन होंगे डे टू डे ऑपरेशन के, वो लेने में आसानी होगी। ना कि पहले क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि डिसीजन लेने की पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है। तो कोई भी अगर डे टू डे ऑपरेशन काम हो रहे हैं, रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके डिसीजन के लिए भी हमें टॉप मैनेजमेंट में अर्जी देनी पड़ रही है, वो उसको पास करेंगे तब जाकर काम होंगे। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो ऑपरेशनल काम है वो फास्ट होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि जो पावर है, अथॉरिटी है, वो सबऑर्डिनेट्स के पास भी है, सुपीरियर्स के पास भी है, और जो लोअर लेवल है, मैनेजमेंट है, उनके पास भी है। तो कुछ भी कस्टमर से इंटरेक्शन हो रहा है या कोई भी चेंज लेने हैं, तो वो क्विकली चेंज कर सकते हैं बिना अपने सुपीरियर से पूछे। थर्ड है इनोवेशन कल्चर। जब पावर वर्कर्स के पास और मैनेजर्स के पास, इनके पास भी अथॉरिटी होगी उसमें चेंजेस करने की कंपनी में, तो डे टू डे चीज़ों में क्या होगा, वो नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई चीज़ें करेंगे, काम करने के नए तरीके ढूंढेंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की नई नई अप्रोचेज़ लाएंगे कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, जिससे हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो। मार्केटिंग के नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, जो इनोवेशन है वो क्रिएट होगी आपस में। फोर्थ है मार्केट अडेप्टेशन। मार्केट अडेप्टेशन का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, वो हर एक रीजन के लिए, हर एक एरिया के लिए एक अलग अलग टीम चुनती है कि ये टीम इस एरिया के लिए होगी, ये टीम इस रीजन के लिए होगी, इस जोन के लिए होगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब मार्केट में ऐसा होता है ना, अलग अलग मार्केट में अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, है ना, वहाँ के लोग अलग हैं, तरीके अलग हैं, हर चीज़ अलग है वहाँ की। तो उससे क्या होता है, जो मार्केट की टीम है, उस एरिया की टीम है, उसके पास अथॉरिटी है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कि वो चेंज कर सकती है। तो मार्केट में जो भी चेंज होते हैं या मार्केट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, वो उस चीज़ को बदल सकते हैं, उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट ने आपको ऑर्डर पास कर दिया, आपको उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आप मार्केट के अकॉर्डिंग या कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो मार्केट के अडेप्टेशन है, मार्केट के अंदर आप ज़्यादा अच्छे से टिक पाओगे, ज़्यादा अच्छे से अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। बात करते हैं चैलेंजेस की सेंट्रलाइजेशन के अंदर, कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज है डिसीजन बॉटलनेक। अब देखिए, जब एक बंदे के ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, हर बार उसको हर चीज़ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, उससे ही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, सारी अथॉरिटी उसके पास है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। तो उसके ऊपर इतना सारा बर्डन आ जाता है, जो कुछ डिसीजन लेने में वो डिले कर देता है।
और फॉर एग्जांपल कॉलेज के चेयरमैन सर हैं, अब सारी अथॉरिटी किसी भी चीज़ में चेंज करने की या किसी भी चीज़ को बदलने की, वो सारा कुछ सर चेयरमैन सर के हाथ में है। चेयरमैन सर ही सब कुछ कर सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई फ्रेशर पार्टी होनी है कि सर ये फंक्शन होना है, ये फंक्शन होना है। अब उनके ऊपर इतने सारे ऑलरेडी काम हैं, तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को डिले करते रहते हैं। अच्छा हाँ, कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसा कर करके क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में पार्टीज़ नहीं हो पाती हैं, कोई फंक्शन नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर इवेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या आता है इसमें, लीडरशिप ओवरलोड। अब किसी बंदे के ऊपर अगर इतना सारा बर्डन है काम का, तो वो क्या होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो उसकी मेंटल एबिलिटी रहती है ग्राउंड लेवल पे सोचने की या ग्रास रूट पे इनोवेट करने की, वो ख़त्म हो जाती है। मैं अगर चेयरमैन सर से बोलता हूँ कि सर, या मैं हायर मैनेजमेंट से बोलता हूँ कि हमें जो क्लास है वो थोड़ी इनोवेटिव तरीके से करानी चाहिए, स्टूडेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहिए, या हमें क्लास में पीपीटी से पढ़ाना चाहिए, थोड़ी स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट क्या होंगे, थोड़े इनोवेटिव होंगे, उनको भी थोड़ी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। बट होता क्या है, इतने बर्डन के बाद वो सर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो ये चीज़ नहीं सोच पाते हैं कि अगर हाँ स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ेंगे तो कॉलेज भी प्रॉपर अच्छे तरीके से चलेगा और हम स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दे पाएंगे। तो उनकी जो इस ग्राउंड लेवल पर सोचने की थिंकिंग है, मेंटल एबिलिटी है, वो थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि इतना बर्डन आ जाता है, सारे डिसीजन उन्हें लेने हैं, ये भी देखना है, वो भी देखना है। ठीक है। तो थर्ड होता है इसमें रिजिडिटी, मतलब कठोरता आ जाती है। एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, जो मार्केट अडेप्टेशन की होती है, वो ख़त्म हो जाती है। भाई देखो, मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तरह तरीके से उसमें चेंजेस होते रहते हैं। कंपनीज मार्केट में तभी टिक टिक पाती हैं अगर वो चेंजेस को अडेप्ट कर पाएँ, या उन चेंजेस के अकॉर्डिंग मार्केट में चीज़ें कर पाएँ, काम कर पाएँ। ठीक है ना। तो कभी कभी क्या ऐसा होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बट अगर सेंट्रलाइजेशन के अंदर हम बात करें, तो सारी पावर, सारी अथॉरिटी एक इंसान के हाथ में है, शुरू से लेके ग्राउंड लेवल तक हर चीज़ें वही इंसान पे डिपेंड है। तो उससे क्या होता है, जो एक मार्केट अडेप्टेशन होता है, वो हर एक ही बंदा सब जगह तो घूम नहीं पाता है। और फॉर एग्जांपल कॉलेज के अंदर अगर चेयरमैन सर हैं और स्टूडेंट हैं, उनका इंटरेक्शन इतना नहीं हो पाता है। ठीक है। अब वो एक तरीका होता है ना कस्टमर फीडबैक, तो इसी तरीके से स्टूडेंट फीडबैक नहीं ले पाते हैं। भाई स्टूडेंट अगर उन्हें अपनी क्यूरी बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, या ये फैकल्टी का हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें जो है फीडबैक चेयरमैन सर तक पहुँचता नहीं है। और वहाँ पर क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं आ पाती है, स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाती है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर जो सीईओ या कंपनी के जो ओनर होते हैं, वो मार्केट को इतनी तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। फोर्थ है इसमें मॉरल इश्यूज, लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग पावर कैन डिमोटिवेट टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। देखिए, लैक ऑफ ऑटोनॉमी मतलब जो निर्णय लेने की अथॉरिटी, निर्णय लेने की पावर जो है, वो एम्प्लॉयज़ के हाथ में नहीं होती है। एम्प्लॉयज़ कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता है, उसके बाद अथॉरिटी नहीं है, वो डिसीजन कौन ले सकता है, हायर अथॉरिटी। तो ऐसे में क्या होता है, जो एक मॉरल होता है, एक जो एम्प्लॉय का काम करने का जज्बा होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। वो हर बार हायर अथॉरिटी के डिसीजन का वेट करेगा, और कभी कभी डिले हो जाएगा या कोई चीज़ नहीं हो जाएगी, तो उससे क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ कंपनी से काम छोड़ के चले जाते हैं। फॉर तो ये चारों थे चैलेंजेस जो सेंट्रलाइजेशन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। उस डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट चैलेंज है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, रिसोर्स डुप्लीकेशन। अब देखिए, रिसोर्स डुप्लीकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर 4-5 डिपार्टमेंट है भाई, एचआर डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब होता क्या है भाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि आप सबके पास अथॉरिटी है अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लेने की, कोई चीज़ परचेज करने की, या कोई चीज़ खरीदने की, या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने की। अब सबके पास अलग अलग अपनी अपनी अथॉरिटी है। अब फाइनेंस वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं हमें तो प्रिंटर की ज़रूरत है, फाइनेंस के में पेपर वर्क ज़्यादा होता है, तो हमें एक प्रिंटर की ज़रूरत है, तो वो एक प्रिंटर परचेज़ कर लेते हैं। अब सेम जो एचआर डिपार्टमेंट है, वो बोलता है कि हमें रिक्रूटमेंट करनी है, बंदे हायर करने हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत है, तो अब वो भी एक प्रिंटर परचेज़ कर लेते हैं। अब एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसने भी प्रिंटर ले लिया एचआर डिपार्टमेंट में, और फाइनेंस वालों ने भी प्रिंटर ले लिया। अब होता क्या है, जो कॉस्ट है ओवरऑल वो इंक्रीज़ हो गई। भाई कॉस्ट तो कंपनी को पे करनी पड़ेगी, भले डिपार्टमेंट अलग अलग खर्चा कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक ही चीज़ डबल डबल हो जाती है, रिसोर्स डुप्लीकेशन। भाई अगर सेंट्रलाइजेशन होती तो एक ही बंदा प्रिंटर को परचेज़ कर लेता, वही फाइनेंस वाले भी यूज़ कर लेते और वही एचआर डिपार्टमेंट वाले भी। बट अब जब अथॉरिटी दे दी गई उन्हें,
है ना, अथॉरिटी आपस में बांट दी गई, आप अपने अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। उसमें क्या होता है, जो रिसोर्स होती हैं वो डबल डबल परचेज़ के लिए ली जाती हैं, है ना, हर डिपार्टमेंट वाला अपनी अलग चीज़ परचेज़ करेगा। सेकंड है इसमें इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड। अब देखिए, इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जो एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक जो लेवल होता है ब्रांड का, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक है ना, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। वो किस तरीके से हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी स्टार्ट करी और आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, उस हिसाब से आपने क्या किया, अलग अलग जगहों पे मार्केटिंग अलग अलग रीजन में आपने अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी कि एक मेरी फ्रेंचाइजी इस जगह होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। अब आपने वहाँ पर अलग अलग फ्रेंचाइजी के जो हेड बिठाए हुए हैं आपने डिपार्टमेंट में, उनको अथॉरिटी दे दी कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन में या मार्केटिंग में या कैंपेन में जिस भी चीज़ में चाहें आप चेंज कर सकते हो। आपके पास फुल अथॉरिटी है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। अब होता क्या है, जो आपका एक जगह फ्रेंचाइजी है वहाँ पे जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, दूसरी जगह जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो लो है ना, तीसरी जगह जो है वो प्राइस ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा, जो कि यूनिफॉर्मिटी है आपके प्रोडक्ट की, वो हर स्टोर पे आपके हर फ्रेंचाइजी में अलग अलग हो जाती है, क्योंकि हालांकि आपने सबको अथॉरिटी दे दी। तो एक जो यूनिफॉर्मिटी है, जो कंसिस्टेंट है, वो ख़त्म होगी। जो आपकी ब्रांड वैल्यू है उससे क्या होगी, वो लो हो जाती है, आपकी गुडविल उस पर इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो सेंट इसलिए आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े ये फूड चेन होती है, मैकडोनल्ड या डोमिनोज़, इनमें क्या होता है, आप इसके किसी भी स्टोर में चले जाओ, किसी भी इनके फूड चेन जो इनके स्टोर होते हैं, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपको सेम ही तरीके का फूड मिलता है, उनकी प्राइसिंग भी सेम मिलती है। भाई ऐसा नहीं जो दिल्ली में मैकडोनल्ड है वहाँ पे जो पिज़्ज़ा होगा वो अलग चीज़ से बनाया जाएगा, और जो मेरठ में है वो अलग चीज़ से, ऐसा नहीं है। सब जगह आपको जो टेस्ट है, जो ब्रांड है, जो लोगो है, जो पैकेजिंग है, जो प्राइसिंग है, सब जगह सब फ्रेंचाइजी में आपको सेम मिलेगी। इससे क्या होता है, जो एक ब्रांड होती है उसका जो गुडविल होता है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। थर्ड है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइलोस। ऑर्गेनाइजेशन साइलोस का मतलब होता है कि हर कंपनी में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में शेयर नहीं करते हैं, है ना। उनसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, इतना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे जो कॉपरेशन है ना, एक आपस में जो मिलजुल के काम करने वाली एक प्रोसेस है, वो नहीं हो पाती है। भाई मुझे दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि दूसरे डिपार्टमेंट वाले, प्रोडक्शन वाले क्या कर रहे हैं। मार्केट वालों को यही नहीं पता कि प्रोडक्शन वालों ने किस लेवल पे प्रोडक्शन की है, कॉस्ट क्या आ रही है, या उसकी जो पैकेजिंग है उसमें क्या है, क्वालिटी क्या है। मार्केटिंग वालों को, है ना, और फाइनेंस वालों को ये नहीं पता है कि जो प्रोडक्शन वाले हैं उनमें खर्चा कितना आया प्रोडक्शन के अंदर। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अपनी इंफॉर्मेशन, है ना, शेयर नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन साइलोस के अंदर। उससे क्या होता है, जो एक कोऑपरेटिव नेचर है कंपनी का, वो नहीं बन पाता है। अगर कंपनी आपस में कोऑपरेट करके नहीं चलेंगी, सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑपरेट करके नहीं चलेंगे, काम नहीं करेंगे साथ में मिलकर, तो जो कंपनी है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी चलाएगा और उसको दूसरे डिपार्टमेंट की ना तो इन्फॉर्मेशन होगी, ना प्रॉपर नॉलेज होगी। तो वहाँ क्या होगा, जो कंपनी है वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। फोर्थ है इसमें अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूजन। अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि कंपनी में अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई या कोई चीज़ प्रॉपर वर्क नहीं कर पाई, तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस वजह से या किस डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ये जो चीज़ है वो हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई अगर सेंट्रलाइजेशन के अंदर एक ही अथॉरिटी है, टॉप मैनेजमेंट, उसी के पास पावर है सारी चीज़ें करने की, तो अगर कोई चीज़ फ्यूचर में बिगड़ती है तो सारा ब्लेम किस पे जाता है, भाई टॉप मैनेजमेंट का ऑर्डर थे, हमने तो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम किया। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जब अथॉरिटीज़ बटी हुई हैं, फॉर एग्जांपल गलती हुई मैनेजमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, है ना, और फ्यूचर में क्या होगा, कंपनी लॉस में जाएगी। जैसे किस डिपार्टमेंट की गलती की वजह से जो कंपनी है वो लॉस में गई है, तो वो पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फाइनेंस वाले हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे इल्ज़ाम डाल देंगे, जो मार्केटिंग वाले हैं वो गलती बता देंगे एचआर वालों की, एचआर वाले गलती बता देंगे अपना प्रोडक्शन वालों की। तो ये आपस में एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे। तो प्रॉपर जो चीज़ हुई है, गलती हुई है, किस डिपार्टमेंट से हुई है, वो पता लगाना मुश्किल हो जाती है। तो ये चारों थे चैलेंजेस जो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपको आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर, ठीक है ना। तो ऐसी दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेंट्रलाइज चीज़ पे काम कर रही हैं, ठीक है, या डिसेंट्रलाइज चीज़ पे काम कर रही हैं, या दोनों चीज़ों पे काम कर रही है। मतलब वो हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सेंट्रलाइज का पार्ट भी है और थोड़ा डिसेंट्रलाइज का पार्ट भी है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज पे बात करते हैं। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड है
है ना। ये फूड चेन है, डोमिनोज हो गया, ये हो गया, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था आपको। तो इंग्रेडिएंट है या फूड का पार्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है, पैकेजिंग है, क्वालिटी है, ये आप जाओ हर रेस्टोरेंट में आपको सेम मिलेगा। भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि जो इनकी जो एक अथॉरिटी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो डिसाइड करती है कि फ़ूड किस क्वालिटी का होगा, किस क्वांटिटी का होगा, कितने उसकी प्राइसिंग होगी, है ना, कैसे उसको सर्व किया जाएगा। उससे क्या रहता है, जो एक ब्रांड की गुडविल है वो मेंटेन रहती है। अपना जो ब्रांड का इन्होंने प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी है, वो मेंटेन रहती है। भाई आप चाहे मेरठ में मैकडॉनल्ड में चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, गुड़गांव में चले जाओ, या आप मुंबई में चले जाओ, जो आपको मैकडॉनल्ड की जो सर्विंग है, जो फूड है, वो हर जगह आपको सेम मिलेगा। उसका टेस्ट जो है वो आपको इक्वल मिलेगा। ये स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हुआ सेंट्रलाइज मॉडल का। दूसरा है डिसेंट्रलाइज मॉडल। डिसेंट्रलाइज मॉडल के अंदर क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं वो अपनी अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग अथॉरिटी जो है वो डिवाइड कर देती हैं कि ये ब्रांच आपकी है, या आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ। आप ये ब्रांच उस जोन की है, वो अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, है ना, वो मार्केट के अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। उसमें क्या था, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, वो बेस्ट एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज मॉडल का। ठीक है ना। जॉनसन जॉनसन आपने नाम सुना होगा, उसके बेबी प्रोडक्ट्स भी आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो जॉनसन जॉनसन का क्या है, पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा उनके आउटलेट हैं, बट हर आउटलेट पे उन्होंने अपनी अपनी एक जो टीम है, हेड है, अथॉरिटी, वो बिठा रखी है, और उनको अपनी अपनी अथॉरिटी दे रखी है कि ये टीम, ये जो ब्रांच है, ये आपके हैं, ये यूनिट जो है ये आप देखोगे, ये यूनिट के हेड आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने की या कुछ भी रूल बदलने की, वो या प्रोडक्शन में कोई चेंज करने की, वो सब अथॉरिटी उनको दे रखी है। तो तभी आपने देखा होगा, अगर आप जॉनसन जॉनसन की कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, तो आपको एरिया वाइज फ्रेंचाइजी मिलती है, वहाँ की मार्केट के अकॉर्डिंग। भाई वहाँ पे कितने प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं आपके, या उसमें आपको बार्गेनिंग भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नहीं आएगी, जो अथॉरिटी है वो जो मार्केट का उस जोन का यूनिट है, उस यूनिट की जो अथॉरिटी बैठी है वो डिसाइड करती हैं। ठीक है, ये हो रहा है डिसेंट्रलाइज का मॉडल। फिर आता है एक हाइब्रिड मॉडल। उसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें सेंट्रलाइजेशन वाली होती हैं मॉडल की, और कुछ चीज़ें होती हैं डिसेंट्रलाइज मॉडल वाली। उसका बेस्ट एग्जांपल है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे क्या होता है, अमेज़ॉन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईटी टूल्स हैं, जो बिज़नेस करने का जो नेचर है, वो कौन डिसाइड करता है, उनकी हायर अथॉरिटी जो ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, कि अमेज़ॉन पे क्या चीज़ सेल की जाएगी, और किस तरीके से इसका प्रोटोकॉल होगा, इसका ओवरव्यू है वो होगा अमेज़ॉन का, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, टीम कैसे होगी। दूसरी तरीके से इसमें एक डिसेंट्रलाइजेशन भी यूज़ होता है अमेज़ॉन के अंदर। वो कैसे यूज़ होता है, भाई कस्टमर से कोई फीडबैक आया है ना, तो उसको फीडबैक, हम कस्टमर ने अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदा आपने, और वो चीज़ डिफेक्ट या कुछ चीज़ हो गई, आपने उसको रिटर्न किया, तो वो कंपनी में नहीं पूछेंगे। जो कस्टमर होगा आपका एग्जीक्यूटिव, वो कंपनी में कॉल नहीं करेगा कि सर, या उनके अथॉरिटी का वेट नहीं करेगा। उसके पास अथॉरिटी होती है आपके जो इशू है वो रिजॉल्व करने की, है ना। वो जितनी जल्दी हो सके आपका चाहे इशू रिजॉल्व कर दे, चाहे उसको थोड़ा डिले कर दे, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है। आप तो जो नीचे ग्राउंड लेवल पे लोग बैठे हैं, कस्टमर एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, जो कस्टमर को हैंडल करते हैं, वो कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, तभी तुरंत उनको रिजॉल्व कर देते हैं, कॉल पे रिजॉल्व कर देते हैं, या ग्राउंड लेवल पे जाकर काम कर देते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल के अंदर तो मोस्टली जो इंडिया में कंपनी काम करती हैं, वो इस दोनों मॉडल पे यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ये थे रियल वर्ल्ड एग्जांपल। मैंने तीनों में आपको बता दी। सेंट्रलाइजेशन के अंदर आप मैकडॉनल्ड या फूड चेन जो भी होती है वो यूज़ कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जैसे आपके जॉनसन जॉनसन कंपनी है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है। और हाइब्रिड मॉडल के अंदर अमेज़ॉन है ना, स्पॉटिफाई है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मॉडल कहाँ पे यूज़ करने चाहिए, है ना, और कहाँ पर नहीं करने चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही सेंट्रलाइज पे बेस्ड कर लो, या ऐसा नहीं है पूरा ही डिसेंट्रलाइज पे बेस्ड कर लो, क्योंकि दोनों ही आज के टाइम में करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रलाइजेशन मॉडल हमें कहाँ यूज़ करना है, और डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल हमें कहाँ पर यूज़ करना है। तो सेंट्रलाइजेशन हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, स्केल इकोनॉमी मैटर, जो लार्ज वॉल्यूम परचेजिंग होती है। फॉर एग्जांपल हम अपनी कंपनी के लिए एक और बहुत सारा प्रोडक्ट ख़रीदना है ना, प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत रॉ मटेरियल ख़रीदना है, और उसका जो प्रोसेस है वो एक स्टैंडर्डाइज रखना है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है ना, और उसको जो सर्विस है हमें कस्टमर को जो देनी है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कस्टमर को अब तो प्रोडक्ट अच्छे मिल रहे हैं और बाद में बेकार मिलने लगे, क्वालिटी हमने गिरा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, सेंट्रलाइज मॉडल यूज़ करेंगे। ठीक है ना।
क्वांटिटी को और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जो एक स्टैंडर्ड है कंपनी का, ये गुडविल है, उसको मेंटेन करने के लिए, है ना। भाई मानो अगर वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन अगर हमने यूज़ कर लिया तो क्या होगा, प्रोडक्शन वाले अपना अलग सस्ता प्रोडक्ट खरीद लेंगे और पैसे बचा लेंगे, है ना। तो वहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, मैकडॉनल्ड के अंदर जो एक कंसिस्टेंसी है, भाई हर बार जब भी आप जाओगे आपको सेम लेवल का फूड मिलेगा, चाहे आप मेरठ में खाओ, दिल्ली में खाओ, मुंबई में खाओ, तो हर फ्रेंचाइजी में आपको एक सेम लेवल की, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। टेस्ट भी वहाँ पे सेम होगा, उसमें भी कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये कंसिस्टेंसी है जो आपको प्रोवाइड करनी है। जब अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस शुरू कर रहे हो जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या क्वालिटी ऑफ गुड लगातार वही देना है, तो वहाँ पर आप सेंट्रलाइज मॉडल यूज़ करोगे। थर्ड है इसमें कंट्रोल इज़ एसेंशियल। कभी कभी ऐसा होता है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप पावर दे दोगे कुछ भी परचेजिंग करने की, तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट वाले ना अपनी अपनी चलाएंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम ये भी परचेज़ करेंगे। फिर जैसे मैंने प्रिंटर का एग्जांपल दिया था, भाई मार्केटिंग वालों को या फाइनेंस वालों को या एचआर वालों को, सब ने अपने अपने अलग प्रिंटर खरीद लिए, है ना। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे सेंट्रलाइज मॉडल लाना बहुत ज़रूरी है। तो जो अथॉरिटी है ये ऐसे छोटी मोटी चीज़ें परचेज़ करने की, वो सेंटर के पास होनी चाहिए, ताकि जो डुप्लीकेशन है प्रोडक्ट की वो ना बढ़े। भाई ऐसा ना हो, प्रिंटर की ज़रूरत थी, एक प्रिंटर से काम हो सकता था, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में एक एक प्रिंटर आ गया तो 3 प्रिंटर आ गए, है ना। 20,000 का अगर एक प्रिंटर में काम हो सकता था, वहाँ पे 60,000 रुपये यूज़ हो गए, तो जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, है ना। तो वहाँ पर आपको सेंट्रलाइज मॉडल यूज़ करना है। अब कहते हैं डिसेंट्रलाइज मॉडल कहाँ यूज़ करना है आपको। अब होता क्या है, कंपनी में आपको कोई चीज़ मिल गई या कंपनी ने आपको कोई चीज़ बता दी, ठीक है। अब आप वो कस्टमर के पास लेकर गए, अब कस्टमर बोले कि नहीं इसको तो ऐसे करना था, इसको तो ऐसी चीज़ करनी थी। अब वो क्या करेगा, अगर सेंट्रलाइज मॉडल होगा, वो पहले अपने मैनेजर को उस चीज़ के बारे में बताएगा, या कस्टमर ने कोई रिटर्न कर दिया या उसको कोई क्वेरी आ गई, अब वो क्या करेगा, पहले वो मैनेजर को बताएगा, मैनेजर हायर टॉप मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट जो एक अथॉरिटी है, सीईओ कंपनी के चेयरमैन, उन्हें बताएगा, तब जाकर वो इशू रिजॉल्व होगा। या हो सकता है उसको रिजॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाए, जो चीज़ें उससे क्या होंगी, डिले हो जाती हैं, तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। कस्टमर कहाँ पे सेटिस्फाई होगा, भाई इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट है आज के टाइम में, तो कस्टमर को जहाँ पे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो तो उसी कंपनी या उसी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। भाई अगर मैं सर्विस अच्छी प्रोवाइड करूँगा और फास्ट सर्विस प्रोवाइड करूँगा तो कस्टमर मेरे पास आएगा, भाई इनकी सर्विस बहुत फास्ट है ना, तो इन्हीं से खरीदना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइज मॉडल यूज़ करना चाहिए। भाई जो हमारे ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको अथॉरिटी देनी चाहिए कि आप कस्टमर के नीड या कस्टमर की क्वेरी के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉब्लम को, इशू को उनके रिज़ॉल्व करो जल्द से जल्द। उससे क्या होगा, जो कंपनी है वो ज़्यादा अच्छे से टिक पाएगी, कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएंगे, तो उससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पर हमने बात करी सेंट्रलाइजेशन मॉडल कहाँ पे यूज़ होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल कहाँ पर यूज़ होना चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। देखिए, एब्सोलूट सेंट्रलाइजेशन होना या एब्सोलूट डिसेंट्रलाइजेशन होना, ये एक बहुत ही रेयर है, यानी कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। भाई कोई भी कंपनी अगर प्रॉपर सेंट्रलाइज मॉडल यूज़ करेगी तो भी वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, या कोई भी कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल यूज़ करेगी तो भी वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो इसका एक मिक्सअप, ये एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। भाई हर कंपनी को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, काम करने के लिए ना, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है। जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन यूज़ हो वहाँ पर उसे सेंट्रलाइजेशन यूज़ करनी है ना। पावर अपने हाथ में रखनी है, फाइनेंस देखना है या कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, वहाँ पर उसको सेंट्रलाइज मॉडल यूज़ करना है। प्लस डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पर लगे कि भाई ग्राउंड लेवल पे थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतनी अथॉरिटी एटलीस्ट हो कि वो एकदम क्वेरी को रिज़ॉल्व कर सकें, इशू को रिज़ॉल्व कर सकें। उससे क्या होगा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। तो कंपनी में इन चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर आप बोल दें ना कि 100% सेंट्रलाइज कंपनी या 100% डिसेंट्रलाइज कंपनी, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, रेयर है वो। तो दोनों का मिक्सअप होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें कुछ भी कंपनी या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है और क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्या क्या इसके ड्रॉबैक हैं, ठीक है ना। और अभी भी अगर आपको किसी को कोई भी इशू है या किसी को कोई भी टॉपिक या कोई भी पार्ट समझ नहीं आया है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है या मैसेज कर सकता है, ठीक है ना। मैं और अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है।
So thank you and all the very best.